नमस्कार साथियों, आज फिर आपका स्वागत है उषा दी रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर HP श्रीमाल हैं, इंग्लिश के बहुत जाने पहचाने और आप सबके परिचित नाम। जब 24 जनवरी को इंग्लिश के बारे में रीट में क्या सिलेबस है, किस तरह से सब तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आपका एक वीडियो आया था। तो उस वीडियो पे काफ़ी क्वेरीज थी आप सभी लोगों की कि लैंग्वेज फर्स्ट के लिए क्या करना चाहिए। तो उन सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट की कि आप एक बार फिर आएँ और हमारे सभी जो साथी हैं उनको एक तरह से गाइड करें। हालांकि अब एग्ज़ाम में 70 डेज़ रह गए हैं, लगभग 70 दिन रह गए और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएँ भी हैं। तो मैं HP श्रीमाल साहब का आपका स्वागत करता हूँ और डायरेक्ट अपन बातचीत पे आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में लैंग्वेज को लेके काफ़ी क्वेरीज़ हैं और कन्फ्यूज़न भी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोटिफिकेशन में जो लैंग्वेज की बात है रीड के सिलेबस में, उसमें 2 लैंग्वेजेस दी है उन्होंने, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कंफ्यूज है कि उसको क्या लैंग्वेज 1 ऑप्ट करना चाहिए और क्या लैंग्वेज 2 ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर है कि जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका लैंग्वेज 1 होना चाहिए। जैसे कोई बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और हिंदी को ही अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहता है तो वो हिंदी को लैंग्वेज 1 ऑप्ट करेगा। उसके लिए लैंग्वेज 2 में जो अदर ऑप्शंस है वो होंगे, इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है और सो ऑन। तो आपका लैंग्वेज 1 वह होना चाहिए जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है आप किस भाषा में पढ़े और पढ़ाना चाहते हैं, वो आपका लैंग्वेज 1 होना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो बड़ा क्लियर है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं, आपका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा। अगर आपका मीडियम हिंदी रखना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी ऑप्ट करना चाहिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो आपको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ऑप्ट करना चाहिए। ये एक सीधी, चूँकि जैसे आज अपनी जो चर्चा का जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में क्या रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लैंग्वेज फर्स्ट को अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहें तो उसका क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस जानने से पहले मैं ये जो जानना चाहूँगा कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस एक्चुअली क्या है। देखिए, NCERT या CBSE का आप सिलेबस देखें तो पूरे इंडिया में जो भी हिंदी स्पोकन बेल्ट है जिसका मदर टंग हिंदी है, वहाँ पर इंग्लिश का जो सिलेबस चलता है वो सिलेबस चलता है सिलेबस B, और हिंदी का जो सिलेबस चलता है वो चलता है A कम्युनिकेटिव होता है और B में लिटरेचर पर फोकस होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो A के बनिस्बत B जो होता है वो ईजियर होता है। B सिलेबस जो होता है वो ईजियर होता है। नॉर्थ इंडिया में जहाँ हिंदी मदर टंग है वहाँ CBSE में, केंद्रीय विद्यालय में B सिलेबस चलता है इंग्लिश का और हिंदी का A चलता है। इसके उलट अगर आप देखें साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश का A सिलेबस चलता है, दैट इज़ लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में कम्युनिकेशन पर फोकस होता है और लैंग्वेज 2 में लिटरेचर पर फोकस होता है, वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो ये तो एक बड़ा सा डिफरेंस हुआ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में यहाँ भी क्या अंतर है। यहाँ के सिलेबस को अगर हम ध्यान में दें तो लैंग्वेज 1 में आप देखेंगे कि उसमें ग्रामर और लैंग्वेज पे फोकस है, और लैंग्वेज 2 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ग्रामर की तुलना में आपको जो फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और उसमें लिटरेचर आ जाता है, उसमें पोएम आ जाता है, लिटरेरी टर्म्स आ जाता है, एटसेट्रा होता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 को आप कह सकते हैं वो ग्रामर बेस्ड है, कम्युनिकेशन बेस्ड है, और लैंग्वेज 2 को आप कहते हैं वो लिटरेचर बेस्ड है, वो अ लिटिल बिट ईजियर है। नहीं, आप जैसे बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट का रीड के लिए सिलेबस क्या है और उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ तो वही मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप ओल्ड पेपर्स अपने टेबल पर रखिए और ओल्ड पेपर्स के साथ साथ एक कॉपी अपने सिलेबस की भी रखिए। सिलेबस और ओल्ड पेपर्स को आप टेबल पर रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आए। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कि इस सिलेबस को क्लासीफाई कैसे करें, किस चीज़ को कितना वेट देना चाहिए, ये भी हम बात करते हैं। तो लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस है जिसको मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें हम बात करते हैं वोकेबलरी की, उसमें वोकेबलरी है। सेकंड कैटेगरी में हम टेकअप करते हैं ग्रामर, थर्ड कैटेगरी में हम टेकअप करते हैं फोनेटिक्स, और फोर्थ में टीचिंग मेथड्स एटसेट्रा। तो 4 पार्ट्स में हम इस सिलेबस को क्लासीफाई कर सकते हैं, वोकेबलरी, देन ग्रामर, देन फोनेटिक्स एंड देन टीचिंग मेथड्स एटसेट्रा। दीज आर द 4 कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं कि लेट्स सी कि वोकेबलरी में क्या क्या है। देखिए, वोकेबलरी की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन,
एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 5 चीज़ें आपको वोकैबुलरी देखने को मिलती हैं। आई रिपीट, पहला सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 5 चीज़ें आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड है। अब अगर बात करें कि ग्रामर में क्या कह दिया हुआ है, तो ग्रामर में आप देखेंगे कि ग्रामर का जब सिलेबस देखेंगे तो पहली चीज़ उसमें दी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 टेंस, नंबर 3 डिटर्मिनर्स, नंबर 4 डिग्रीज, नंबर 5 क्वेश्चन फॉर्मेशन इंक्लूडिंग WH वर्ड्स, नंबर 6 एक्टिव पैसिव वॉइस, नंबर 7 नरेशन। These are the topics included in the grammar section. I repeat, first of all, there is parts of speech, then there is tense, then there is determiners, then there is degrees. For degrees के बाद आप देखेंगे कि question formation है including WH words, active passive voice and narration. These are the topics included in the section grammar. And now we proceed to the next section, that is phonetics. There are only 2 things in phonetics. Number 1, that is the knowledge of English sounds and symbols. These 2 topics are also included in language 2. ये दोनों topics language 2 में भी है। इसके बाद हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें तो टीचिंग मेथोडोलॉजी लैंग्वेज में थोड़ा रिचर है लैंग्वेज 2 की तुलना में। इसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बाद नंबर 2 टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है दैट इज मैथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसमें सारे मेथड्स और अप्रोचेस शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स एंड टीचिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इसके अंदर है वो है CCE, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। ये टॉपिक्स आपके टीचिंग मैथोडोलॉजी सेक्शन में है। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड बर्ड्स आई भी दे दिया आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसे किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करना है। नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 ग्रामर, नंबर 3 फोनेटिक्स, नंबर 4 टीचिंग मेथड्स एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? नहीं, आपने तो वैसे एक बार सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब पार्ट्स में भी डिवीज़न कर दिया और आगे उसको सब पार्ट्स में भी कर दिया। अब चूंकि लगभग 70 डेज़ है जी। तो क्या स्ट्रेटेजी रखें, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो उस पर, और उसके बाद फिर एक मैं सभी जो हमारे सुनने वाले युवा साथी हैं उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता कि आप टाइम मैनेजमेंट और उस पर किस तरह से सिलेबस को लेकर और कैसे पढ़ना चाहिए उस पर अगर देखिए, हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की। ये वोकैबुलरी सेक्शन में को कहाँ से पढ़ें, कितना टाइम आपको उसमें डिवोट करना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन सभी चीज़ों पर देता हूँ। सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी जानते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम अगर आप बुक से लर्न करना स्टार्ट कर दें, रोटिंग करना स्टार्ट कर दें, क्रैमिंग करना स्टार्ट कर दें, तो उसका कोई अंत नहीं है। कितना लर्न करेंगे आप, वो तो अंतहीन है। तो फिर हम एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे? अगर हम ये मानते हैं कि कोई चीज़ एंडलेस है तो फिर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो देखिए, अगर आप रीड का पुराने पेपर्स देखें तो आपको देखने में आएगा कि बहुत सिंपल से सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको देखें सिलेबस में आप देखेंगे अनसीन प्रॉज पैसेज। उस अनसीन प्रॉज पैसेज पर ही बेस्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछे हैं। जो उसमें दिया हुआ है, जो वर्ड उसमें यूज किया हुआ है, उसी का एंटोनिम या उसी का सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा। भाग को अलग से नहीं पूछा जाएगा, वो अनसीन प्रॉज पर बेस्ट होगा, राइट। तो पहली चीज़ तो है कि हमारा दायरा लिमिटेड हो गया, अब वो अनलिमिटेड नहीं रहा। और जो लिमिटेड दायरा है उसके लिए भी देखिए आप जैसी नेस्फेल्ड की बुक है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज, आप उस बुक में देखिए 3-4 पेजेस का एक लिस्ट दिया हुआ सिनोनिम एंड एंटोनिम का। मुझे लगता है कि वो आपके लिए सफिशेंट है। वो सिनोनिम एंटोनिम आप वहाँ से लर्न कीजिए, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही सेकंड टॉपिक जो है उसमें हम बात करें कि एक वर्ड फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे लर्न करेंगे। तो वर्ड फॉर्मेशन के लिए देखिए आपको 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। या तो वो कोई शब्द ऐसा दे देता है कि उस आपसे कहता है इसका नाउन बनाइए। नंबर 2 वो कहता है इसका वर्ब में चेंज कीजिए। नंबर 3 वो कहता है इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कीजिए। नंबर 4 वो कहता है इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कीजिए, राइट। तो इस तरह से कन्वर्जन करवा लेता है और वो आपको आना चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब रूट वर्ड से देकर एक डिफरेंट वर्ड आपको क्रिएट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रीट में, फ्रीक्वेंट का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए अपोजिट भी पूछ रहा है और वो वर्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। फ्रीक्वेंट के आगे जैसे आप IN लगा देंगे इनफ्रीक्वेंट, तो वो उसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया।
और नया वर्ड भी आपने डिराइव कर लिया, नहीं है? रूट वर्ड में आपने जैसे ऐड किया सफिक्स या प्रेफिक्स तो एक नया वर्ड डिराइव हो गया, राइट? सफिक्स और प्रेफिक्स कौन कौन से होते हैं और बेसिकली वो क्या क्या काम आते हैं? जैसे हम बात करें एंटोनिम बनाने के लिए, तो एंटोनिम बनाने के लिए जो प्रेफिक्स जो रूट वर्ड के पहले लगाते हैं उसे प्रेफिक्स कहते हैं, और सफिक्स किस कहते हैं? जो रूट वर्ड के बाद में लगता है, राइट? तो अगर हम बात करें कि एंटोनिम बनाने के लिए कौन कौन से प्रेफिक्स काम में लेते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एंटोनिम बनाने के लिए जो सबसे कॉमन प्रेफिक्स है वो है अन। जैसे पॉपुलर दिया, पॉपुलर का एंटोनिम बनाइए या आप इसको अपोजिट में चेंज कीजिए तो वो क्या हो जाएगा? अनपॉपुलर। बायस्ड, BIASED, बायस्ड, एंटोनिम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनबायस्ड। प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। इज दैट राइट? तो अन सबसे पॉपुलर है। जैसे आप उसको शब्द के शुरू में रखते हैं तो अधिकांश शब्दों का एंटोनिम बन जाता है। ड्यू का अंडी हो जाएगा, इजंट दैट? तो पहला प्रेफिक्स जो आपको ध्यान में रखना वो तो कौन सा? UN, अन। नंबर 2 जो वर्ड प्रेफिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, वो है IN, इन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट में, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या होगा? फ्रीक्वेंट का एंटोनिम हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट। इज दैट राइट? एग्जैक्ट का इनएग्जैक्ट। इज इट ओके? डिपेंडेंट का इनडिपेंडेंट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। इन नंबर 2 हो गया। इसके बाद देखिए, अगर किसी रूट वर्ड में L से शुरू हो रहा है, जो रूट वर्ड्स L से शुरू होते हैं जैसे लीगल, लेजिटिमेट, isn't that, लेजिबल, इन शब्दों का एंटोनिम बनाने के लिए हम इनसे पहले IL का प्रयोग करते हैं। इल, लिटरेट का इलिटरेट हो जाएगा, लीगल का इलीगल हो जाएगा, isn't that, लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट हो जाएगा, राइट? लेजिबल का इलेजिबल हो जाएगा, लेजिबल का ना जो पढ़ने में आसान हो तो उसका क्या हो जाएगा? इलेजिबल हो जाएगा। तो ये इल वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम IR को यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल का इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इज दैट राइट? रिस्पॉन्सिबल का इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रेगुलर का इरेगुलर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस IR से भी हम एंटोनिम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप डिस का प्रयोग करते हैं, DIS, बिलीफ, डिसबिलीफ, लॉयल, डिसलॉयल, तो हम डिस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये वो वर्ड्स, वो प्रेफिक्सेज हैं जिनका प्रयोग करके हम एंटोनिम क्रिएट करते हैं। आई रिपीट, हमने जिनकी बात की वो UN है, IN है, इज दैट राइट? IR है, IM है, जैसे मोबाइल है, इमोबाइल। हैव यू गॉट द? मोबाइल का एंटोनिम क्या हो जाए? इमोबाइल। प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो IM का प्रयोग भी हम करते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी हुई कि हम एंटोनिम बनाने के लिए भी प्रेफिक्सेस यूज करते हैं। फिर अगर बात करें कि जैसे नाउन फॉर्मेशन के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करके नाउन फॉर्म कर सकते हैं, तो नाउन फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सफिक्सेस को हम यूज करते हैं। मैं आपको बहुत कॉमन से बताता हूँ जो कि आपको याद भी रखने हैं। नाउन फॉर्मेशन के लिए जिन सफिक्सेस को हम काम में लेते हैं उनमें देखिए नंबर 1 के हम टेकअप करते हैं, दैट इज ION। सफिक्स वो वर्ड्स, वो लेटर्स होते हैं जिनको हम शब्द के अंत में यूज करते हैं। जैसे डिस्कस है, डिस्कस को आपको नाउन, आपसे कहा डिस्कस का नाउन क्या होगा, तो डिस्कस का नाउन बनाने के आप उसके अंत में ION जोड़ दीजिए, डिस्कशन हो गया। जैसे आपसे कहा इनवाइट को नाउन में चेंज कीजिए, तो इनवाइट को नाउन में चेंज करने के लिए इन्विटेशन, नाउन फॉर्मेशन हो गया। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो नाउन फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ION यूज कर सकते हैं। नंबर 2 चीज़ है कि हम TY यूज कर सकते हैं, केवल TY। सर्टेन है, सर्टेन का नाउन बनाएं, सर्टेनिटी, TY लगा दीजिए उसके बाद। हैव यू गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद हम NESS का प्रयोग करते हैं। फेयर का फेयरनेस यूज करते हैं ना, फेयरनेस, फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस यूज कर दीजिए आप, फेयरनेस नाउन बन जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? हम EE यूज करते हैं। जैसे पे वर्ब है, पे वर्ब को आप नाउन में कन्वर्ट कीजिए, पे ही हो जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? ड्रॉ को कन्वर्ट कीजिए, ड्रॉई हो जाएगा। एम्प्लॉय को कन्वर्ट कीजिए, एम्प्लॉई हो जाएगा। हम ERB यूज करते हैं। ड्राइव को यूज किया, ड्राइव वर्ब है, ड्राइव का ड्राइवर हो जाएगा, राइट का राइटर हो जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? जैसे मैंने कहा कि एडिट वर्ड है, एडिट को आप नाउन में कन्वर्ट कीजिए, तो एडिट को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए एडिटर हो जाएगा, OR जोड़ देंगे अपन। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो OR जोड़ने से भी हम नाउन फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउन फॉर्मेशन के लिए जिनको हम यूज करते हैं वो देखिए ION है, TY है, नंबर 3 NESS है, ANCE है, ठीक है, ENCE है। जैसे प्रीफर का प्रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्म का परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो इन शब्दों के जरिए हम नाउन फॉर्मेशन करते हैं। नाउन फॉर्मेशन के बाद अगली कैटेगरी में हम टेकअप करते हैं कि जैसे से आपके पास में कुछ शब्द है और उसका इसको वर्ब क्या होगा, तो वर्ब फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो वर्ब फॉर्मेशन के लिए आप देखें कि सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन सफिक्सेस हैं वो है IZE या ISE जोड़ देते हैं। कैरेक्टर है, कैरेक्टराइज हो गया। लीगल है, लीगलाइज हो गया, IZE जोड़ दिया अपन ने।
नेशनल है, नेशनलाइज हो गया, आईजेडी जोड़ दिया अपन ने, आईजेडी जोड़ते हैं वो वर्ब में कन्वर्ट हो गया, राइट। इसके बाद नंबर 3 पर अपन टेकअप करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके शुरू में हम EM का प्रयोग करते हैं, जैसे बिटर है, एम बिटर हो जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट। और एक और खास बात देखें, जैसे NUMB नम, नम के पहले हम क्या यूज करेंगे, प्रेफिक्स, नम के पहले हम बी लगा देंगे तो वर्ब बन जाएगा, बी नम। हैव यू गॉट द पॉइंट। अब आप देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेफिक्स है, जैसे कि हम वर्ब फॉर्मेशन करते हैं, वो है EN जैसे वीक है, वीक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को आपको वर्ब में कन्वर्ट करना है तो वीकन हो जाएगा। शॉर्ट है, शॉर्टन हो जाएगा, राइट। ब्रॉड है, ब्रॉडन हो जाएगा। लेंथ है, लेंथन हो जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से हम वर्ब फॉर्मेशन करते हैं। वर्ब फॉर्मेशन के बाद बात करते हैं एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे कॉमन है AL जोड़कर हम एडजेक्टिव फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिटिकल AL जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल AL जुड़ा हुआ है, कल्चर से कल्चरल AL जुड़ा हुआ है। तो AL जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 2 हम एडजेक्टिव फॉर्मेशन के लिए जो यूज करते हैं IVE यूज करते हैं। इफेक्ट से इफेक्टिव बन जाएगा, इफेक्ट वर्ड है, आप उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कीजिए, इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। इसके बाद ईबल जोड़ सकते हैं, IBLE, डिफेंस, डिफेंसिबल, एडजेक्टिव बन गया। ABLE जोड़ सकते हैं, जैसे वॉश, वॉशेबल, ईट, ईटेबल। ABLE जोड़ने से भी क्या बन गया, वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया। आप एडजेक्टिव फॉर्मेशन के लिए जो मैंने शब्द बताएं, इसके अलावा भी कुछ और शब्दों को और प्रेफिक्स से सफिक्स से इसको जोड़ करके भी एडजेक्टिव फॉर्मेशन कराते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें अपन बात कर रहे हैं, ये आपके 2 जगह काम आएगी। एक तो आपको वर्ड फॉर्मेशन में काम आएगा, एक आपसे वो ये पूछ सकता है, जैसे पैसेज में कोई भी शब्द देके पूछता है बताइए क्या है। जैसे से आप देखेंगे कि पिछले रीट के एग्जाम में आपसे पूछा, पर्टिकुलर को अंडरलाइन के पूछा है कि पर्टिकुलर इस पैसेज में पर्टिकुलर का यूज क्या है, तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। तो पर्टिकुलर आप बात देखिए, आप वैसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, ALR लास्ट में, ALR तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात थी, मैंने जो फर्स्ट पार्ट टेकअप किया कि वोकेबलरी के लिए हम कहाँ से टेकअप करें। और वोकेबलरी में नेक्स्ट चीज़ जो रहती है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड यूज करना, तो वो भी आप नेस्फिल्ड की बुक से टेकअप कीजिए, वहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो वो वहीं से आप लर्न कीजिए और वो सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। तो मेरे ख्याल से वोकेबलरी वाला पार्ट आप समझ में आ गया। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें बच्चों को कहाँ से पढ़नी है। जैसे नेस्फिल्ड की बुक है, ये नेस्फिल्ड की बुक नेट पर अवेलेबल है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से रिसोर्सेज जुटाता हूँ। और आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि मार्केट मत जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप गूगल पर टाइप कीजिए PDF के लिए इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज बाय जेसी नेस्फिल्ड PDF। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये PDF जो है वो इसका लिंक जो है वो सर को प्रोवाइड करा दूंगा। और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो आपको वीडियो मिलता है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए, ताकि आपको बुक वहीं से मिल जाए। और बुक भी नहीं दूंगा मैं आपको, बुक में भी ढूंढने की तकल्लुफ़ न हो, आपका टाइम बचे, इसके लिए मैं केवल वो रेलेवेंट पेजेस जो हैं उनकी PDF में शेयर करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कहाँ से ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। बहुत सुविधा हो जाएगी, उससे सुविधा हो जाएगी और बच्चे का टाइम बचेगा। हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और हम चाहते हैं कि वो टाइम का ऑप्टिमम यूज करें और उनको मैंने कट एंड ड्राइड आंसर्स मिल जाए चीज़ों के। तो इसके लिए हम ये चीज़ करना चाहेंगे। इसके बाद नंबर 2 बात करें, हम ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में जो टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमिनर एंड डिग्रीज का जो क्वेश्चन 4 जो टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स भी आपको अनसीन पैसेज पर ही बेस्ट है। इनके लिए अलग क्वेश्चन, अलग अनसीन पैसेज है। वोकेबलरी के लिए अलग अनसीन पैसेज आता है और इन 4 टॉपिक्स के लिए अलग अनसीन 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। तो दूसरा जो अनसीन पैसेज आएगा उसमें से आपके आई मीन टू से ग्रामर के इन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, तो एम को अंडरलाइन कर देते हैं और फिर पूछते हैं एम क्या है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है या कुछ और है, ठीक है। तो ये एम जो है, ये आई एम अ टीचर में एम जो है वो मेन वर्ब है। ये ध्यान रखना, बी वर्ब जब अकेला होता है सेंटेंस में तो मेन वर्ब होता है, बिना मेन वर्ब कोई सेंटेंस नहीं होता, राइट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, आई हैव 20 गॉड्स फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का एक सेंटेंस दिया हुआ उसमें हैव को अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे ये पूछा हुआ है कि इसका टेंस पहचानिए। यूजुअली हमारे दिमाग में क्या होता है, हैज हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, जहाँ हैव मेन वर्ब की तरह यूज किया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैव यू गॉट द पॉइंट। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा,
जब तक थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक आपको ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक क्वेश्चन ग्रेड 1 में पूछा हुआ है स्कूल लेक्चर के एग्जाम में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, आई हैव बीन इल फॉर 6 days, आई हैव बीन इल फॉर 6 days, और अंडरलाइन करके पूछा हुआ है कि इसका टेंस पहचाने। अब आपको टेंस पहचाना, बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि जहाँ हैज बीन हैव बीन आता है वो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो हैव बीन में बिन जो है वो मैन वर्ब है और हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसलिए इसका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिटर्मिनर्स पर, डिग्रीज पर, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिग्रीज पर अगर आप बात करें तो 2017 में इस तरह के क्वेश्चन भी दिए हैं कि 3 पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सेट दे दिया, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, अर्ली, मोर अर्ली, मोस्ट अर्ली, और आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें करेक्ट आंसर कौन सा है। आपको सही ऑप्शन चुनना है कि डिग्रीज में डिग्रीज का सही जो पेयर है वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, आप सभी जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, राइट। पॉजिटिव डिग्री से जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हो आपको सर्टेन चेंजेस करने होते हैं। ये सर्टेन चेंजेस 3 तरह से किए जाते हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें अभी बता देता हूँ क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, राइट। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि डिग्रीज का, तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। देखिए 7-8 शब्द पूरी इंग्लिश ग्रामर में 7 और 8 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज के लिए, तीनों डिग्रीज के लिए अपने अपने शब्द होते हैं, और उनमें से 2-4 तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे गुड का पॉजिटिव डिग्री गुड है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा। आप देखिए गुड का बेटर स्पेलिंग में कोई संबंध नहीं, कॉरिलेशन नहीं है, राइट। बैड का वर्स है, वर्स्ट हो जाएगा। मैनी और मच का मोर और मोस्ट हो जाएगा, राइट। फार का फर्दर या फार्दर दोनों होता है, फारदेस्ट, फर्देस्ट, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे ओल्ड का ओल्डर और एल्डर होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है, राइट। ये तो हुआ वो शब्द जिनके कि अपने अपने शब्द होते हैं तीनों डिग्रीज के लिए। ज़्यादातर जो होते हैं वो रूल गवर्नड होते हैं। रूल गवर्नड में क्या होता है, अगर कोई शब्द, कोई एडजेक्टिव जिसमें केवल 2 ही सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल कम है, उसमें 2 मात्राएं आ रही हैं, तो उस 2 या 2 से कम है तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्ली है, ए और ली 2 ही मात्राएं आ रही है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, 2 स्वर की ध्वनियाँ आ रही है, तो 2 स्वर की ध्वनियाँ आ रही है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर होगा और सुपरलेटिव डिग्री अर्लीस्ट हो जाएगा। ER और EST का प्रयोग करते हैं। और 2 से ज़्यादा हो, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। 2 से ज़्यादा सिलेबल्स है तो उसमें हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, अब आपको डिग्रीज की पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 की रीट के एग्जाम में, वो थोड़ा सा लीक से हटके पूछा हुआ है। उसमें क्या क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि मैं एक फिक्टिशियस सेंटेंस आपको देता हूँ और आपको कहता हूँ कि 4 सेंटेंसेस दिए हुए, कहते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। मैं तो आपको एक ही सेंटेंस देता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम लगती है, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। आई रिपीट, विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, राइट। ये जो ऑफ है सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग किया है और उसके बाद टीम जो है वो सिंगुलर नाउन है, राइट। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो ऑफ की जगह इनका प्रयोग करते हैं। तो ये एरर एक क्वेश्चन में है 2017 के क्वेश्चन पेपर में। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ टेबल पर, उसके पेज पलट के देखिए, डिग्रीज का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए ऑफ की जगह इनका प्रयोग है तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा, और जिसमें इन दिया हुआ उसी को उन्होंने सही भी माना है, रीड की में भी उसी को सही माना है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन अपने अभी मैंने आपको डिग्री बताया ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, तो फिर अगला क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। देखिए ओल्डर का प्रयोग किसी भी पर्सन या थिंग्स के लिए किया जा सकता है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल आपके ब्लड रिलेशन के लिए ही होता है, और वो भी केवल 2 ही तरह से होता है। एक माई एल्डर ब्रदर, हैव यू गॉट द पॉइंट, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड शी इज़ माई एल्डर बाई 2 years। बस 2 तरह से इनका प्रयोग होता है, बाकी इसका एल्डर देन या एल्डर टू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नए एल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं, नए एल्डर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। कुछ ग्रामर्स आपको कंफ्यूज करती है कि एल्डर के बाद देन नहीं आता, टू आता, तो दैट्स रॉन्ग। हैव यू गॉट द पॉइंट। तो ये हम डिग्रीज की बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स में देखिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, पूरे पुराने पेपर्स देखने पर जो रीट में ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि स्टूडेंट्स को डिटर्मिनर्स का आइडिया भी है या नहीं है कि डिटर्मिनर होते क्या हैं और कौन कौन से शब्द हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट। केवल वो आपसे ये देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि इस फ्रेज में डिटर्मिनर क्या है या डिटर्मिनर है, इन निम्न में से किस फ्रेज में डिटर्मिनर दिया हुआ है।
तो आपको ये पहचानना है कि डिटर्मिनर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और ये कब पहचानेंगे आप, जब आप जानते हैं कि डिटर्मिनर कौन कौन से शब्द हैं, राइट। मैं फटाफट से आपको इनलिस्ट करता हूँ डिटर्मिनर कौन कौन से शब्द हैं। पहली चीज़ तो है डिटर्मिनर होते क्या है, वो शब्द जो नाउन से पहले आते हैं उनको हम डिटर्मिनर कहते हैं, और अपने बाद आने वाली नाउन की नेचर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब अगर बात करें कि डिटर्मिनर होते कौन कौन से शब्द हैं, तो इसमें सारे आर्टिकल्स आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, देयर, आवर एटसेट्रा, ये सब डिटर्मिनर कैटेगरी में आता है। इनफ आता है, मोर आता है, सम, अ फ्यू, फ्यू, लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, दीज, दोज, हैव यू गॉट द प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारी चीज़ शब्द जो हैं वो डिटर्मिनर कराते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट ये भी मिल जाए कि डिटर्मिनर कौन कौन से शब्द हैं, विल प्रोवाइड इट, ठीक है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि भाई देखो ये शब्द है जिनको हम इंग्लिश में डिटर्मिनर कहते हैं, उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको डिटर्मिनर टिप्स पर आ जाएंगे, ये शब्द इंग्लिश में डिटर्मिनर्स होते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट। तो मैं सोचता हूँ कि ये सफिशिएंट है आपके ग्रामर वाले टॉपिक के लिए, राइट। अब इसका प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ग्रामर वाले टॉपिक का प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आप बताइए इसका क्या, इसका कोई बुक आएगा कि इसका टेंस कौन सा है। अब अगर आपको टेंस का बेसिक नॉलेज है तो आप जानते हैं कि टेंस कौन सा है, आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का एक रफ आइडिया रखे दिमाग में तो टेंस पहचान लेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद ये तो 4 टॉपिक्स वो थे जो प्रोज पर बेस्ड थे, अनसीन प्रोज पैसेज पर। इसके अलावा देखिए आप एक्टिव पैसिव है, नरेशन है और क्वेश्चन फॉर्मिंग है। इनके लिए कोई प्रोज पैसेज नहीं आएगा, ये आपको फ्री होते हैं एग्जामिनर के लिए, वो आपको कहीं से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है इंक्लूडिंग WH वर्ड, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे पढ़ते पढ़ाते एक लंबा समय हो गया और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लास में पूछता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, और एक डिफरेंट से आंसर मिलते हैं कि वो वाक्य जिसके शुरू में कोई WH वर्ड हो, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, या फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो शब्द, वो सेंटेंस जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, वो सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो। तो इस तरह के आंसर्स हमें स्टूडेंट से मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि जब तक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन ना हो, इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज ना करें और क्वेश्चन के अंत में इंटरोगेटिव मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाए, तब तक क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन आए तो आप 2 चीज़ देखिएगा। पहली चीज़ तो ये देखिए वर्ब से, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, और दूसरी चीज़ अंत में क्वेश्चन मार्क हो, ये होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम अप किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा राम रोट सेवरल लेटर्स या राम रोट ए लेटर। अब इसका आप क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा बनाइए कि राम आंसर आ जाए, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हूँ रोट ए लेटर, हूँ रोट ए लेटर, राइट। अब आप देखिए इसमें न तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, आप देखिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढते रहिए, हूँ डिड राइट ए लेटर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड को हटाने के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगा दे और सेंटेंस सही हो जाए। आई रिपीट, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड को हटाने के बाद नाउन और प्रोनाउन लगा दें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें तो सेंटेंस सही हो जाए, उसे हम सब्जेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। हूँ रोट ए लेटर में हूँ की जगह राम लगा दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस सही हो जाएगा ना। तो अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट हैपन्ड, तो अपन ये नहीं कहते व्हाट डिड हैपन, ये नहीं होगा। जैसे कि आंसर है दिस हैपन्ड, इट हैपन्ड, आपसे कहा क्वेश्चन बनाओ इसका, तो आप ये नहीं कहेंगे व्हाट डिड हैपन, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट हैपन्ड। और मैं केवल आपको वही बता रहा हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा घुमा देते हैं, बाकी तो आप आराम से बना लेंगे। एक क्वेश्चन है कि ही इज़ द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लास्ट। आपने पूछा राम कौन सा है, राम कौन है यहाँ पर, और आंसर किसने दिया, ही इज़ द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से तीसरा आदमी राम है। अब आपको कहा कि इसके लिए क्वेश्चन फॉर्मिंग कीजिए। आप क्वेश्चन फॉर्म करना चाहेंगे तो एक्चुअली हमारी गलती, हम क्या गलती करते हैं, हु इज़ राम, इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। राम कौन है, तो जैसे ही आपने पूछा हु इज़ राम, मैंने कहा ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। बताइए गलत क्या है इसमें, लेकिन उसका आंसर जो दिया वो तो क्या दिया हुआ है, ही इज़ द थर्ड फ्रॉम द लास्ट। इसके लिए जो क्वेश्चन फॉर्मिंग करेंगे वो विच से करते हैं, और हमारे जहन में क्या रहता है, विच तो केवल निर्जीव चीज़ों के लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए विच आता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होगा सर, विच इज़ राम, विच इज़ राम का आंसर क्या होगा, ही इज़ द थर्ड फ्रॉम द लास्ट। तो आपको ये ध्यान रखना कौन सा है, इसके लिए इंग्लिश में जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी जो आपको
इंटरोगेटिव वर्ड यूज करना वो विच होगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? जैसे मैंने कहा सीता इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, सीता इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, और आपको क्वेश्चन जो दिया उसमें दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, डज सी लुक लाइक, क्वेश्चन है ब्लैंक, डज शी लुक लाइक, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, सीता कैसी दिखती है, और आपने आंसर दिया शी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब आपको वहां पर यूज करना है कि ब्लैंक में क्या आएगा, हाउ आएगा या कुछ और शब्द आएगा। देखिए वहां पर हमें लगता है सीता कैसी दिखती है, कैसे के लिए हमें लगता है हाउ लगा देते हैं, लेकिन वो हाउ नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी की बात करते हैं कि वो कैसा दिखता है, तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, व्हाट डज सी लुक लाइक। हैव यू गॉट द पॉइंट? व्हाट डज शी लुक लाइक, व्हाट डज सीता लुक लाइक, सीता इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। हैव यू गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर। अब आप देखिए मैं अपने पिता का प्रोफेशन आपको बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन बताते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, व्हाट इज माई फादर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आंसर क्या आएगा, माई फादर इज अ टीचर। जैसे किसी व्यक्ति का प्रोफेशन पूछते हैं तो हम किससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट से स्टार्ट करते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें थी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, फॉर्म करने के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। बाकी का एज इट इज़ है कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब होना चाहिए, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इज इट ओके? अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की। तो सर अगर ये स्टूडेंट्स अगर सीसी लेक्चर्स देखें तो वहाँ सीसी कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, उसका लिंक भी सर प्लीज़ आप प्रोवाइड करवा दें, जिसमें एक्टिव पैसिव और नरेशन दिए हुए हैं। उसमें आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आरएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ग्रेड 1 में क्या क्या क्वेश्चन है, ग्रेड 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस थियरी भी उसमें दी हुई है, तो वो चैनल से आप देख लें, 2-3 घंटे की वीडियोज़ हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी। तो इस तरह से हम ग्रामर का टॉपिक समाप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन दिनों में मैं कॉलेज एजुकेशन में कमिश्नर था तो उन दिनों में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कॉलेज एजुकेशन की, तो उसका भी लिंक जैसे अभी आप श्रीमाल साहब बता रहे हैं कि उषा के साथ हम लिंक कर देंगे, और बाकी जो बुक्स के बारे में जो PDF का बताया था वो भी हम उषा के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे बिल्कुल डाल देंगे। नेक्स्ट आप बता रहे थे। थर्ड टॉपिक पर हम आते हैं, थर्ड सेगमेंट पर हम आते हैं, दैट इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में 2 चीज़ हैं, एक चीज़ है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स और दूसरी चीज़ है सिंबल्स। देखिए हम बात करें कि साउंड्स और सिंबल्स पर, तो देखिए जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मसलन जनरल क्वेश्चंस कैसे, जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉलेज एजुकेशन में पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, कि किसी भी इंग्लिश साउंड को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मैं ऑप्शन पर नहीं जाता, मैं तो सीधा आंसर बताता हूँ। किसी भी इंग्लिश साउंड को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है, अकूस्टिक टर्म्स में, ऑडिटरी टर्म्स में और आर्टिकुलेटरी टर्म्स में। देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी बातें होगी, बड़ी बड़ी बातें होगी, ये हमें समझ नहीं आ रही। बड़ा सिंपल है भाई, जब मैं बोलता हूँ तो कहाँ से बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, नहीं है। जैसे मैंने आपसे र बोला तो र कहाँ से और कैसे बोल रहा है, इसको अंग्रेजी में आर्टिकुलेटरी टर्म्स कहते हैं, उच्चारण कैसे किया जा रहा है। हैव यू गॉट द पॉइंट? आप समझ में आ गया हो आर्टिकुलेटरी क्या होता है? मुश्किल नहीं है ना। जब भी हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि जो है, हमारी साउंड जो है, वो वायु में संचरण करती हुई सुनने वाले तक पहुंचती है। तो जो मीडियम है, उस मीडियम का भी तो कुछ असर होता है। कभी कभी आवाज़ गूंजने लग जाती है, कभी कभी बहुत क्लियर आती है। तो माध्यम का जो असर होता है उसको हम अकूस्टिक टर्म्स कहते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो आर्टिकुलेटरी बोलना कैसे है, अकूस्टिक माध्यम का असर है, और ऑडिटरी टर्म्स में जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, तो सुनकर क्या समझेंगे ना, तो सुनने को हम ऑडिटरी टर्म्स कहते हैं। तो किसी भी स्पीच साउंड को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है, आर्टिकुलेटरी टर्म्स, अकूस्टिक टर्म्स और ऑडिटरी टर्म्स। इंग्लिश में जितनी भी साउंड्स होते हैं उनके बोलने का तरीका क्या होता है? अगला क्वेश्चन। जितनी भी इंग्लिश साउंड्स हैं उनको बोलने का एक ही तरीका है, पुल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। पुल्मोनिक का मतलब लंग्स की, इग्रेसिव का बाहर निकालना, हवा को लंग्स से बाहर निकाल करके हम ध्वनि जनरेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म होती है। नंबर 3 चीज़ है कि इंग्लिश की जो साउंड्स है वो टोटल कितनी साउंड्स हैं। देखिए 26 लेटर्स हैं और 44 साउंड्स, तो टोटल साउंड्स 44 होती हैं। अब इन 44 साउंड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वाल साउंड्स। वाल साउंड्स 20 होती है और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती है। अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वाल किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी साउंड जिसके बोलने के दौरान लंग एयर के पैसेज में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, बैरियर नहीं होता है, उसे वाल साउंड कहते हैं।
और अगर लंग एयर के पैसेज में किसी भी तरह का नैरोइंग होता है, बैरियर होता है, तो उस साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती है और वावल साउंड्स 20 होती है। फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो वावल साउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफ्थोंग्स एंड मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड को हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मुंह में किस जगह से बोला जाता है, नंबर 2 मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, किस तरीके से बोला जाता है, और नंबर 3 वो वॉइसलेस है या वॉइस्ड है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो ये सफिशिएंट होगा, और प्लस आपको साउंड्स का एक आइडिया होना चाहिए ये साउंड्स होती हैं। तो ये फोनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिक आपने काफ़ी अच्छा बेसिक चीज़ें मैंने बताई। और इससे आप डिटेल में देखना चाहें तो बाला सुब्रमण्यन की बुक है, बाला सुब्रमण्यन की बुक का लिंक भी हम कोशिश करें कि आपको प्रोवाइड कर दें। आप उसमें से केवल साउंड्स वाला चैप्टर जो है वो देख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके बाद हम टीचिंग मैथडोलॉजी पर आते हैं, टीचिंग से रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसको लिए आप मैं रिफ़र करूँगा आपको कि जो लैंग्वेज 2 का वीडियो हमने अपलोड किया, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने समझा रखा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। तो वो रेपिटेशन होगा, रेपिटेशन को हम अवॉइड करते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 चीज़ है वो है कि इसमें आपको डिटेल में मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें जितने भी मेथड्स हैं उस सब मेथड्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मसलन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ऑडियो लिंग्विज्म, इन सब की आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी आपको बेसिकली होनी चाहिए, ये मेथड क्यों डेवलप हुआ, इस मेथड में टीचर का रोल क्या है, इस मेथड में स्टूडेंट का रोल क्या है, इस मेथड में टेक्स्ट बुक क्या रोल प्ले करती है, इस मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इस मेथड में इवेल्युएशन क्या होता है, इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, इसकी डिमेरिट्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको हर मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, एक बुक जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये रिचर्ड्स एंड जैकब्स एंड रिचर्ड्स की बुक है जो कि सफिशिएंट है। इस बुक को आप रीफ़र कीजिए, इस बुक में आपको सफिशिएंट मटेरियल दिया हुआ सारे मेथड्स और अप्रोचेज के लिए। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट चीज़ आती है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो देखिए कॉन्टीन्यूस तो क्यों कहते हैं इसे, जिसे शॉर्ट में अपन कहते हैं सीसी में कॉन्टीन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। पहले हम क्या करते थे, एग्जाम आते थे तब इवैल्यूएशन होता था, बाकी खत्म। तो ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है, इसलिए कॉन्टीन्यूस कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं, स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक। आपकी एकेडमिक चीज़ें भी होती हैं और आपकी एकेडमिक चीज़ों से बियॉन्ड जो चीज़ें, आपका बिहेवियर जो होता है उसको भी इसमें असेस किया जाता है, इसलिए इसको हम कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, राइट। इसमें 2 चीज़ें देखिए आप, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास होता है, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ये देखते हैं बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, कैसे सीख रहा है, और समेटिव असेसमेंट में ये देखते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चे को कितना आया। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसके लो स्टेक्स होते हैं, लो स्टेक्स का ना, क्लासरूम के बाहर किसी को पता नहीं चलता बच्चा कैसा कर रहा था। समेटिव असेसमेंट हाई स्टेक्स होते हैं, अर्थात क्लास के बाहर के लोग आपको जानते हैं पढ़ने में तू कैसा है, दैट इज़ आपके मेरिट क्या रही, परसेंट क्या रहा, उसको हाई स्टेक्स होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उससे हम टीचर जब करता है तो उसको पता चलता है नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है। समेटिव असेसमेंट जो होता है उसके लास्ट में क्या था, आपको रिजल्ट मिलता है, ग्रेड्स मिलती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने कितना सीखा। फॉर्मेटिव सीखने के लिए होता है और समेटिव असेसमेंट तो सीखने का कितना सीखा आपने। इसके बाद आपको डिफरेंट टर्म्स ऑफ टेस्ट आपको लर्न करनी है, क्योंकि आप देखिए डिफरेंट एग्जाम से पूछते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी वक्त किसी सेकंड लैंग्वेज में कितना अवेयरनेस है, कितनी नॉलेज है, उसको टेस्ट करना परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। उसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिलेबस, कभी भी जज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ सबको हिंदी और इंग्लिश का जनरल टेस्ट देना होता है। वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है, कुछ भी पूछ लेता है, जनरल अवेयरनेस उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी है, वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। दूसरा होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट एक पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ने के बाद में लिया जाता है, ठीक है, कि आपने उस सिलेबस में से कितना सीखा, उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रिमीडियल टीचिंग को प्लान करने के लिए बच्चे ने कितना सीखा, क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही, उसको जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग होती है,
किसी एक पर्टिकुलर आइटम का टेस्ट करने के लिए, लैंग्वेज में किसी भी एक चीज़ का सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना आता है या नहीं आता, इस एक पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करने के लिए टेस्ट हम आइटम बनाते हैं, उस डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट कहते हैं। क्लॉज टेस्ट होता है, CLOZD। आपने देखा SSC के एग्जाम देते हैं तो ब्लैंक छोड़े हुए रहते हैं, PQRS। वो PQRS जो होते हैं जहाँ बच्चे से इलिसिट करवाया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, यहाँ क्या शब्द आना चाहिए, उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। हैव यू गॉट द प्रोग्नोस्टिक टेस्ट? प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में हम फोरटेल करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए करते हैं कि बच्चा सीखने के लिए कब तैयार होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का बच्चे की पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स क्या है, बच्चे को ड्राइंग लेना चाहिए, बच्चे को इंजीनियरिंग करनी चाहिए, बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, बच्चे को टीचर बनना चाहिए, उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो बच्चे को आने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन और असेसमेंट का अंतर भी आपको देखना है, ठीक है, कि इवेल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आपको लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि LSRW, देखिए कितने एग्जाम पूछा हुआ, आप सब जानते हैं कि सो मेनी एग्जाम्स पूछा हुआ है कि इनका ऑर्डर क्या होता है। पहले लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, फिर राइटिंग आता है, राइट। अब रीडिंग से बात चलती है तो रीडिंग कितनी तरह की होती है, आपने कई नाम सुने होंगे, रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। फिर ये क्या क्या होती है, ये आपको किसी भी BEd की किताब मिल जाएगा, ये आपको करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। नहीं, बहुत ही बढ़िया। एक तरह से तो क्लास ही होगी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, और मैं भी बिल्कुल तन्मयता से सुन रहा था। क्योंकि पिछला जो आपका वीडियो था स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया, और उस पर जो बच्चों ने जानना भी चाहता उसमें ये था कि हमें कुछ पढ़ा दिया जाए। हालांकि आज भी आपने काफ़ी कुछ बताया है, तो मैं मेरे सभी जो युवा साथी हैं उनकी ये बात को मानते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक्स, हालांकि कुछ जैसे आप CC में बता रहे हैं तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि ऊषादी रे ऑफ होप के माध्यम से भी आप तक पहुंचा सकें। और उसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसे जो आप समझते हैं उचित हैं, हाँ, बिल्कुल, तो कभी आपसे समय लेके और जल्दी हम आपसे चाहेंगे कि आपको एक बार फिर आपके साथ लेके आएँ। और इसके अलावा अगर कोई आप बात बताना चाहें, क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, वो तो हम वेट करेंगे हमारे ऑडियंस का कि वो कमेंट्स में बताएंगे कि उनको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स में बताइएगा। आप जो कमेंट्स में बताएंगे उसको 2-4 दिन में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, राइट। मुझे एक चीज़ बेसिकली आप सब लोगों के लिए लगता है, वो लगता है मेथड्स एंड अप्रोचेस एक बहुत वाइड टॉपिक है, और ये वाइड टॉपिक में से क्वेश्चन तो लिमिटेड आएंगे, आप 2-3 क्वेश्चन आएंगे, नहीं टॉपिक बहुत वाइड है। तो इतना पढ़ेंगे आप और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम ख़राब करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा, सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम मेथड्स एंड अप्रोचेस का एक कैप्सूल टाइप में एक घंटे का, आधा घंटे का एक लेक्चर बना करके आपको अवेलेबल करा दें कि देखिए ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। और उस तो आपकी तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी बिल्कुल आपका मैं धन्यवाद भी एडवांस में अभी सभी हमारे युवा साथियों की तरफ से देना चाहूँगा कि आपने अपनी तरफ से अपने आप को वॉलंटियर किया इस बात के लिए, और काफ़ी अच्छा यूज़फुल आज आपसे बात मैं कर पाया। और जैसा कि आपने अभी अपने से प्रॉमिस भी किया है कि एक बार फिर कुछ टॉपिक्स के साथ आपके साथ आपसे मिलेंगे। और जो अभी आपने अभी बात बताई है कि कौन कौन से लिंक हम इस जो शेयर कर सकें वो बिल्कुल शेयर करेंगे, और जो कुछ लेक्चर जो वहाँ CC पे हैं वो भी हम कोशिश करेंगे लिंक शेयर कर देंगे और इनको अवेलेबल करवा देंगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जोश को बनाए रखिए, अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।